हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो क्लास 10th के बेस पे है। क्लास 10th साइंस का हम कंसेप्ट मैप जो है हर चैप्टर का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, हम डिस्कस करेंगे हर चैप्टर का। तो आज हम एक चैप्टर को लिए हैं जो कि आपका केमिस्ट्री का, क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आप कह सकते हैं साइंस का पहला चैप्टर है। केमिस्ट्री से ही शुरुआत हुआ है क्लास 10 का जो है साइंस। इसके बेस्ड मैं शुरू में ही बता दूं कि जो रिव्यूज आएंगे आपका, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगा तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो उसके बाद ही अपलोड होगा, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा कि सर नेक्स्ट वीडियो, तो फिर आपका नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, उसका कंसेप्ट मैप। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, उसके बाद ये पढ़ रहे हैं आप। पूरा चैप्टर के बाद ही पढ़ना है, ये वीडियो को देखना है। ऐसा नहीं कि ये वीडियो को देख के ही एग्जाम देने चले गए, ये रिवीजन के लिए है। डिटेल्ड जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 1। चैप्टर 1 है आपका केमिस्ट्री का। क्या है चैप्टर 1? चैप्टर 1 इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये है चैप्टर का नाम। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले नाम से पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन पढ़ना है और केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। तो पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ना। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? सवाल में सबसे पहले यही आ जाता है आपका कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस चेंज्ड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस। मतलब एक या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा जो सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे? मिक्स होंगे। क्लियर है कि नहीं? या फिर मिक्स नहीं होंगे, जरूरी नहीं है। हम कह रहे हैं कि कोई चीज कोई नया चीज में बदल गया हो सकता है एक चीज नया चीज में बदल गया हो, या दो चीजें आपस में मिल के नया चीज में बदल गया हो, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाना चाहिए ना? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, अ केमिकल रिएक्शन, नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स आप लोगों का रेडी हो जाएगा। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, one or more substances change into one or more new substances, one or more new substances। ठीक है। लेट सपोज एक एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं। क्लियर है कि आपके पास है हाइड्रोजन गैस, आपके पास है हाइड्रोजन गैस, ओके, H2। आपके पास है ऑक्सीजन गैस। अब ये चीजें आपके पास अवेलेबल है, बट आपको नया चीज चाहिए। कैसे मिलेगा? अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अब इन दोनों को मिक्स करने से क्या मिला आपको? इन दोनों को मिक्स करने से आपको मिल गया H2O, दैट इज वाटर। बोले सर ऐसे ही जादू मंत्र है? सर एटमॉस्फेयर में तो हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब कुछ है, तब भी तो मिल करके पानी नहीं बन रहा है, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब मिलते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस है, इन दोनों को अगर मिला करके प्रेशर लगा दिया जाए तो वो कंडेंस हो जाता है। मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, आपको पता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। जब उसको प्रेशर दिया जाता है तो उनके मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं तो लिक्विड में चेंज होता है, एंड दैट बिकम्स वाटर।
क्लियर है? तो यहां पे एक कंडीशन है कि अंडर प्रेशर, है ना, आप कह सकते हैं हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर लगाएंगे इन दोनों के बीच में तो क्या बनेगा? H2O, दैट इज वाटर। सुनिए ध्यान से, हम क्या कहना चाहते हैं। हम यहां पे जो रिएक्शन के बारे में बताए हैं केमिकल, वो यहां लिखा हुआ है। क्या है कि दो यहां पे चीजें हमने लिया जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, एक नया चीज बना। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक भी चीज ले सकते हैं या एक से ज्यादा चीज भी ले सकते हैं, जो किसमें फॉर्म करेगा? एक या उससे ज्यादा नए चीजों में चेंज होगा। उसी को हम क्या कह देंगे? केमिकल रिएक्शन। अब मन में सवाल ये आ सकता है सर कि इसको पकड़ेंगे कैसे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वेदर केमिकल रिएक्शन हुआ है कि केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है? तो इसको हम क्या कहेंगे ना, इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी को समझ लेते हैं हम, क्या ना, इंडिकेशन ऑफ, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है? क्या होगा कि हम ऑब्जर्व करके यह बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? सो देयर आर 4 सर्टेन कंडीशंस, जिन कंडीशंस को आप ऑब्जर्व करें तो आप समझ लें कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है आपका चेंज इन कलर। क्या है? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर। अगर आपने कोई चीज लिया और रिएक्शन के बाद कुछ हुआ उसके साथ और उसका कलर बदल गया, अगर उसका कलर बदल गया है तो आप समझ जाएंगे कि पक्का उसके अंदर क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, दूसरा क्या कंडीशन है? चेंज इन स्टेट। दूसरा कंडीशन है आपका चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब, मान लीजिए कोई सब्सटेंस जो आपके पास पहले सॉलिड था, अब कुछ देर के बाद जो है वही सब्सटेंस को आप पा रहे हैं लिक्विड स्टेट में, तो आप क्या समझेंगे कि उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आपसे मेरा एक सवाल है, आप लोगों से एक सवाल है कि जब हम वाटर को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो फ्रिज होके क्या हो जाता है? सॉलिड, बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है। इज दैट अ केमिकल रिएक्शन? नो, देयर इज नो केमिकल चेंज ऑन दैट। केमिकल चेंज होना चाहिए, मतलब वो जो फॉर्मूला था वाटर का H2O का, आइस का भी फॉर्मूला अभी भी क्या है? H2O ही है। फॉर्मूला में भी चेंज होना चाहिए, इस कंसेप्ट को पकड़िएगा। खाली स्टेट चेंज होने से नहीं होगा, स्टेट चेंज होगा चलिए ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में भी चेंज आना चाहिए। दैट शुड नॉट बी स्टिल वाटर, फाइन, दैट्स द स्टेट ऑफ दैट्स अ स्टेट ऑफ सॉलिड बट ऑफ वाटर, नो, H2O। पहले भी H2O था, लिक्विड फॉर्म में था, अब H2O सॉलिड फॉर्म में है, अगर बर्फ बन गया है तो। सो दैट्स नॉट द एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट। सो थर्ड वन के बारे में बात करते हैं। कौन सा तीसरा आपका केमिकल चेंज को आप बता सकते हैं कि इससे केमिकल रिएक्शन हुआ? तो तीसरा कह रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। आप जब किसी चीज को जलाते हैं तो आपने ये देखा होगा वहां पे क्या होता है? गैस आता है। कैसे पता चलता है? सर स्मोक आता है। हर चीज को जलाने से स्मोक नहीं आता, स्मोक मतलब धुआं। हर चीज को जलाने से क्या स्मोक आ जाएगा? नहीं, कोयला को जलाने से सर आ जाएगा, ठीक है, लकड़ी को जलाने से सर आ जाएगा, लेकिन सभी चीजों को जलाने से स्मोक आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि गैस आया है कि नहीं आया, गैस निकला है कि नहीं निकला है? स्मेल से भी पता चल सकता है ना कि भाई स्मेल आ रहा है कहीं से, तो इससे भी पता चलता है कि कहीं से कोई गैस आ रहा है। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व होता है, निकलता है उससे गैस, तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, ये हम लोग मानते हैं। चौथा क्या बात है? फोर्थ वन, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चेंज इन टेम्परेचर। इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे दिमाग में अभी आ रहा है, जो कि प्रैक्टिकली आप घर में देखे होंगे। अगर नया घर बन रहा होगा तो उसमें सबसे पहले क्या होता है ना, दीवार में चूना लगाया जाता है। तो उसके लिए आप बाजार से चूना खरीद के लाते हैं, जो कि डस्ट फॉर्म में होता है, सूखा हुआ होता है। हम यहां एग्जाम्पल्स नहीं बता रहे हैं, सभी के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैं रिवीजन करा रहा हूं कि ये मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। चूना अगर आपने खरीद के लाया और सबसे पहले क्या करते हैं, उसको फिर पानी में भिगोते हैं, तो आप पाते हैं क्या कि जिस पात्र में, जिस कंटेनर में आपने चूना को भिगाया है, वो कंटेनर क्या हो गया होगा?
गर्म हो गया होगा, हीट हो गया होगा, जो कि पहले नहीं था। ये पानी डालने के बाद हुआ है, यस और नो? तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ ना, टेम्परेचर बढ़ा। इसका ऑपोजिट भी सोच सकते हैं आप, अगर कहीं पे टेम्परेचर घट भी रहा है, चेंज होना चाहिए, बस बढ़ना चाहिए ये नहीं कह रहे हैं, घट भी जाए अगर टेम्परेचर तो भी क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये 4 मुद्दे हैं और सभी के एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट है। तो जब आप नोट बना रहे हैं तो एक एक करके, कम से कम मिनिमम एक एक एग्जाम्पल सबका जो है आप नोट जरूर कर लेंगे इसी नोट्स में। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ये बहुत ईजी है, आप एनसीईआरटी खोलेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसके आगे चलते हैं अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं। क्या पढ़ना है आपको? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला जो टाइप है उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कई बुक ने एडिशन रिएक्शन भी कहा है। एडिशन रिएक्शन असल में होता क्या है, एडिशन होता है इसमें, आपको अभी दिखेगा, समझ जाएंगे आप। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, बोल रहा है जब दो या दो से ज्यादा चीज, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो हम लिखते हैं, आप इस चीज को नोट कीजिएगा, टू और मोर सब्सटेंसेस, क्या कह रहे हैं ना, टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल न्यू सब्सटेंस, सिंगल न्यू सब्सटेंस। उसी को हम क्या कह देंगे ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देंगे या एडिशन रिएक्शन कह देंगे। दो या दो से ज्यादा चीज आपस में मिल जाएंगे और एक नया चीज का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है कि नहीं? एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपको अभी जस्ट बोला हमने कि आपने चूना लाया, चूना को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले इसको क्या बोलते हैं, लाइम। क्या बोलते हैं, लाइम। तो आपने लाइम लाया और ये सॉलिड फॉर्मेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। इसमें आपने पानी डाल दिया, वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में है। ये दो चीजों को आपस में मिलाया और मिलाने के बाद आपको क्या मिलता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल 2। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज एक्वस फॉर्मेट। अब ये चीज क्या है आपको डिटेल में पढ़ना जरूर चाहिए। S का मतलब सॉलिड स्टेट है, L का मतलब जो है लिक्विड स्टेट है, AQ मतलब एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, जो चीज है वो पानी में घुला हुआ है। एक्वस का मतलब उसमें पानी इंक्लूडेड है। क्लियर है कि नहीं? और अभी आपको ये एग्जांपल कहां दिया था हमने, चेंज इन टेम्परेचर में। ऑब्वियसली आपको पता है कि कंटेनर क्या हो जाता है, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हुआ है हीट हो जाता है। तो हमने वहां पे भी एग्जांपल दिया था, एंड इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये जो दो चीजों को हमने मिलाया है, इनको क्या कहते हैं, एकदम बेसिक टर्म है, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। हिंदी वाले अभिकारक, रिएक्टेंट्स। और जो नया चीज बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यहां पे एक बना इसलिए प्रोडक्ट लिख रहे हैं, जब एक से ज्यादा बनेगा तो प्रोडक्ट्स बोलेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। ये कॉम्बिनेशन है, ये आपका कॉम्बिनेशन है। एक होता है डीकॉम्पोजिशन। व्हाट इज दिस, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। मैं आप इस कॉन्टेक्स्ट को जो है एनसीईआरटी के हिसाब से रखना चाह रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये रिवीजन है। बार बार कह रहे हैं, दिस वीडियो इज फॉर ओनली रिवीजन। आपने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है, बस एक बार वीडियो देख करके आप एग्जाम देने जाइए।
तब के लिए ये बना हुआ है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, और कई बुक में इसको जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन मत बोल दीजिएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसा नहीं है भाई। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकंपोज होना मतलब टूटना होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पे क्या हुआ, दो चीजें जुड़े हैं, एक चीज बना है। यहां पे क्या होता है, एक चीज टूटते हैं और दो या दो से ज्यादा चीजें बनती है। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू, अ सिंगल रिएक्टेंट breaks down टू, किसमें टूटते हैं भाई? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट सकते हैं। गिव्स सिंपलेस्ट प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, गिव्स टू गिव सिंपल या सिंपलेस्ट प्रोडक्ट्स। यहां पे प्रोडक्ट्स लिखा हमने, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। यहां पे सिंगल प्रोडक्ट बनता है, यहां एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। ओके सर, ओके। एक एग्जांपल दे दीजिए सर। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड सब्सटेंस है, कंपाउंड है। अगर इसको आप हीट कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर क्या कर दें, हीट कर दें, दिस इज सिंबल ऑफ हीट, एरो के ऊपर हमने दे दिया, हीट कर दें, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है ना? कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, और साथ में एक गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है हीट करने से टूट गया दो चीजों में। इसी को क्या बोला जा रहा है? डीकंपोजिशन रिएक्शन, टूटना। समझ में आ रहा है ना? ये क्लास में हमने डिटेल में कराया है, पहले ये रिएक्शन ही कराया था, और मैंने बोला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट में कैसे बदलोगे, ये भी बताया था। फिर कैल्शियम कार्बोनेट वापस कैल्शियम ऑक्साइड बन सकता है, चूना, सिंपल। दीवार जब सूख जाता है बहुत ज्यादा, तो उसको देखिएगा ऐसे उंगली से करके देखिएगा तो उंगली में चूना आ जाता है, दैट इज नॉट कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज CaO। फाइन, जो भी हो, आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो है केमिकल रिएक्शन क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हमने देखा दो टाइप के रिएक्शन, एक है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन। मैं कह रहा हूं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। हमने अभी एक एग्जांपल देखा जिसमें हीट का यूज हमने किया था। हम कह रहे हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होता है वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। पहला टाइप, अभी आपने देखा एक एग्जांपल जिसमें हमने हीट का इस्तेमाल किया है, हीट से हमने तोड़ा है, तो उसको हम कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन। अगर कोई चीज, कोई सब्सटेंस, कोई ऑब्जेक्ट, कोई को तोड़ रहे हैं आप, तो किससे तोड़ रहे हैं? हीट से। अगर उसे क्या कहा जाएगा? थर्मल डीकंपोजिशन। क्या कहेंगे इसको? थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन में क्या लिख सकते हैं आप? लिख करके नोट करके रख सकते हैं ना, डीकंपोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन हीट ऑफ हीट, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। कोई भी ऐसा रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ हीट अगर हो रहा है, उसको हम बोल देंगे थर्मल डीकंपोजिशन। सिमिलरली दूसरे टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है आपका, एक है फोटो डिकम्पोजिशन। क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन क्या है? अगर आप क्या कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं, डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे? फोटो डिकम्पोजिशन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं। अगर लाइट के मदद से किसी को तोड़ रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा वो? फोटो डिकम्पोजिशन। तो तीसरा क्या है? इसका तीसरा भी एक पार्ट है, वो है आपका डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। आपको समझ में आ ही रहा होगा ये कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये किससे होता है? बाय द
हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं आप क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। H2O को आपने क्या किया था? तोड़ा था भाई। किसमें तोड़ा था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, बट बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो भी डिकम्पोजिशन था, बट किस टाइप का ना? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन था। अगर आप किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट तो आप क्या कहेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन। अगर हीट का हेल्प लेके बना रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अब जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका थर्ड वन होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? तो फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा क्लास 9। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेस होगा, लेकिन कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? कह रहा है कि कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो किसी कंपाउंड से एक एलिमेंट को हटा के उसके जगह ले लेगा, हम कह रहे हैं। और कौन किसको हटा सकता है? ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो कम रिएक्टिव को हटा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ा होगा क्लास में। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कम रिएक्टिव कौन है, अगर आपको यह जानना है तो एक शॉर्ट वीडियो में सेपरेटली बना दूंगा, इसका आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इसमें क्या होता है, हम सिंपल लिख रहे हैं यहां पे ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। कहां से हटा देते हैं? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कहां से हटा देते हैं ना? फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको और बेटर समझ में आएगा। वैसे आप जानते हैं, रिवाइज कर रहे हैं आप। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जिंक एक एलिमेंट है, उसका रिएक्शन जो है कॉपर सल्फेट के साथ किया गया, CuSO4 के साथ किया गया, एंड वी नो कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यह पता होना चाहिए आपको कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, वही डिस्प्लेस कर पाएगा। इफ जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को क्या करेगा? ये डिस्प्लेस कर देगा और उसका जगह खुद ले लेगा। तो जो नया प्रोडक्ट बनने वाला है आप समझ गए होंगे ना, ZnSO4 बनेगा और कॉपर को बोलेगा चल निकल ले। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यह है आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इस बात को बार बार कह रहे हैं, नोट करके ये रखिएगा। नोट अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे कॉपर रहता, जस्ट अगर इसका ऑपोजिट यहां लिखा हुआ रहता कॉपर और ZnSO4 ऐसा लिखा हुआ रहता तो घंटा रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स कंपाउंड। गॉट इट? तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जो है कि क्या होने वाला है भाई, बता सकते हैं आप लोग? वेरी गुड, क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बढ़िया से रिवाइज कर रहे हो ना, कि पूरा चैप्टर पढ़ाई हो चुका है, रिवीजन हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? इसमें क्या हो गया? इसमें क्या था? एक कंपाउंड था और एक एलिमेंट था। एक एलिमेंट ने क्या किया? उस कंपाउंड के एक एलिमेंट को हटा दिया। इसमें क्या होगा? दोनों कंपाउंड ही होंगे। ठीक है कि नहीं? और एलिमेंट्स का एक्सचेंज होगा, जैसे कि हम दिखाएंगे आपको एग्जांपल करके। पहले इस चीज को आप मेंशन करें, टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का एक्सचेंजमेंट होता है इसमें, हम देखेंगे इस एग्जांपल लेकर के। आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड,
टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। अरे न्यू कंपाउंड्स जो बना रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हो। मतलब आपको दो नए प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट होता है वो न्यू ही होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, हम यहां पे ले लिए बेरियम क्लोराइड, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, जो कि एक्वस फॉर्म में है। और एक हमने ले लिया ना सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी एक्वस फॉर्मेट में है। एक्वस फॉर्मेट में लेने का फायदा क्या है ये अब हायर क्लासेस में जाएंगे तो समझेंगे, बट मैं थोड़ा सा समझा दूं। अगर एक्वस कहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब वो पानी में घुला हुआ है। और अगर कोई भी चीज को अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो अगर आपने पानी में उसको जैसे ही मिला दिया तो वो क्या हो जाते हैं? अपने आयंस में टूट जाते हैं। जैसे कि यहां पर कौन से दो आयंस अवेलेबल है ना, आप देख सकते हैं यहां पे Ba, ये 2 इधर जाएगा, Ba2+ है और Cl- होता है। यहां दो आयंस अवेलेबल है। यहां पे कौन से दो आयंस अवेलेबल हैं? तो आपको पता होगा कि Na+ होता है और SO4 2- होता है। यहां दो आयंस अवेलेबल है। क्लियर है कि नहीं है? तो डेफिनेशन कह रहा है कि टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। देखिए ध्यान से, ये आयन इसका साथ छोड़ करके इसके साथ चला जाएगा और ये आयन इसका साथ छोड़ करके इसके साथ चला जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये दोस्ती इसके साथ कर लेगा और ये दोस्ती इसके साथ कर लेगा। इससे क्या बनेगा? दो नए सब्सटेंसेस बनेंगे। क्या ना, एक बन जाने वाला है आपका बेरियम सल्फेट, क्या बन जाएगा? BaSO4 सिंपल, क्योंकि Ba2+ है और SO4 2- है, प्लस 2+ है 2- है, कैंसिल आउट हो गया, बेरियम सल्फेट बन गया हमारा। और एक बन जाएगा NaCl, Na+ और Cl- आपको दिख रहा है, एक बन गया NaCl। क्लियर है कि नहीं है? देखिएगा उधर, वहां तक आ रहा है ना? क्लियर यहां दिख रहा है, ठीक है। ये NaCl बन गया, आपको समझ में आ गया होगा। बेरियम सल्फेट जो है ना ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है और आपका यहां पे जो NaCl बन रहा है ये पानी में घुला हुआ मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। दो कंपाउंड्स आपस में अपना आयंस को एक्सचेंज करते हैं। और ध्यान रखिएगा यहां जो कंपाउंड लीजिएगा वो आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, ऐसा कोई कंपाउंड मत लीजिएगा जो आयन में टूटता ही नहीं। गॉट इट? तो हम अब और किस टाइप का रिएक्शन है आप लोगों को याद है? वेरी गुड। तो लास्ट जो है होगा वो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होगा, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन को देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कि नेक्स्ट टाइप का जो आपका रिएक्शन होगा वो क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कितना नंबर होगा जरा बताइएगा तो? 5th वन, ये रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ये दो वर्ड से आपको दिख रहा होगा, रेड एंड ऑक्स। ये रेड एंड ऑक्स। रेड का मतलब है कहां से आया है? रिडक्शन से। कहां से आया है? रिडक्शन से। और ऑक्स वर्ड कहां से आया है ना? ऑक्सीडेशन से। तो अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझना है तो आपको पहले रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है ये समझना चाहिए। मैं थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है? आपने वैसे चैप्टर में पढ़ा ही होगा। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन सर? सर व्हाट इज रिडक्शन सर? अगर ये सवाल है तो ध्यान से देखिए, आपका जो यूज का चीज है सिर्फ उतना बता रहा हूं, अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। मैं +2 केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, ठीक है? मैं सिर्फ आपका जो इस्तेमाल है उतना बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन हम उसे कहेंगे, ऑक्सीडेशन उस वक्त हो रहा होगा कि जब किसी में क्या हो रहा है ना, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। रिडक्शन कब हो रहा होगा ना, जब किसी चीज में क्या हो रहा है ना, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे? रिडक्शन हो रहा है। इसको जस्ट उल्टा कर लीजिएगा तब भी ये बात सच है। ऑक्सीडेशन का मतलब मान लीजिए किसी से हाइड्रोजन निकल रहा है, या रिडक्शन का मतलब मान लीजिए किसी से ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑपोजिट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये थोड़ा सा बात हमने क्रक्स बोल करके दे दिया आपको। ये बातें आपको पता होगी, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड होना रिमूव होना वो सब उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपका काम नहीं है। आपका काम तो इतना से ही लिपट जाता है। मैंने क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ लिया, देख लिया, सिलेबस तो आपका इतना ही है काम, ठीक है? तो ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। वापस आते हैं। सो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? बोल रहा है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी और का रिडक्शन हो रहा है और दोनों साथ साथ हो रहा है, तो इसे क्या कह देंगे हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन। मैं लैंग्वेज में लिखाता हूं इस चीज को। इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन
दिखाता है, व्हेन वन रिएक्टेंट gets oxidized and एक रिएक्टेंट क्या हो गया उसका ऑक्सीडेशन हो गया, while the other gets reduced, while the other gets reduced, while the other gets reduced, such reaction are called redox reaction. Such reactions are called redox reaction. ये क्लास 10th के बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप मार्क कर लीजिएगा पहले से ही, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जहां पर क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है, किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो साथ में ही किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, तो उस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल लेके इस चीज को हम समझते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड हमने एक लिया कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड, और हमने ले लिया हाइड्रोजन गैस। कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस में मिलाया जाएगा तो यहां पर होगा आपका क्या, यहां पर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन विल रिप्लेस कॉपर, तो कॉपर अलग हो जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, बचा क्या ना सर, H2 बचा और O बचा, दैट बिकम्स H2O। आप यहां क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप यहां ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सर यहां जो कॉपर था ना इसके पास ऑक्सीजन था, यस और नो, और यहां पर जो कॉपर है ना इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब यहां से यहां क्या हुआ है सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो क्या होता है सर, रिडक्शन होता है, यस और नो, ये रिडक्शन हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे अकेला H2O है और सॉरी यहां पे अकेला H2 है और यहां पे H2 के साथ O है, इसका मतलब यहां क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी दिख रहा है, ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप यू गाइज आर क्लियर। अब और दो टाइप के रिएक्शंस बच रहे हैं, एक होते हैं आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो भी क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तब हम दो और टाइप के रिएक्शंस को देख लेते हैं एक साथ। हम कह रहे हैं एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये जो थर्मिक वर्ड है दोनों में है, एक है एक्सोथर्मिक एक है एंडोथर्मिक। अरे थर्मिक वर्ड कहां से आया होगा, थर्मल से आया होगा, और थर्मल कहां से आया होगा, हीट से आया होगा। मतलब ये जो दोनों रिएक्शन है हीट से रिलेटेड वाला टॉपिक का रिएक्शन है, मतलब हीट का जो है यहां पे चेंज होने वाला है। इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है, हीट चेंज होता है। एक्सो का मतलब है, हिंदी में कहें अगर, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, निकलना, ठीक है। सिमिलरली एंडो का मतलब होता है इंटर करना, मतलब आप कह सकते हैं, ऐसे लिख नहीं पाएंगे हम, छोड़ दीजिए इसको, समझा दिए हम। मतलब एक्सो का मतलब एग्जिट लिख सकते हैं, एग्जिट, और एंडो का मतलब एंट्री, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एग्जिट होना, क्या एग्जिट हो रहा होगा, हीट एग्जिट हो रहा होगा। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है, लिबरेट होता है, हम लिखते हैं निकलता है, क्या लिखेंगे ना, लिबरेशन ऑफ हीट अगर हो रहा है, क्या हो रहा है ना, लिबरेशन ऑफ हीट, तो उसको हम क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एंट्री हो रहा होगा हीट का, हीट का एंट्री होना मतलब एब्जॉर्ब होना कह सकते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एक आर्बिट्री एग्जांपल लेकर के आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे ए और बी आपस में मिक्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ए और बी आपस में मिक्स हो रहे हैं,
और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये तो रिएक्टेंट हो गया, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं मान लीजिए कि कोई C बन रहा है और साथ में अगर एक हीट बन रहा है, बात समझ में आ रहा है, साथ में क्या बन रहा है, हीट निकल रहा है भाई, हीट निकल रहा है, निकल रहा है मतलब क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, लिबरेशन हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, एक्सो हो रहा है, नाम से पता चल रहा है भाई। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर कहीं पे क्या हो रहा होगा, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे कि मान के चलिए ए और बी को हमने मिलाया, बहुत प्रयास किया मिलाने का, नहीं मिल रहा है, तो अब हमने क्या कर दिया, इसमें जरा हीट दे दिया, हमने इसको हीट दे दिया, जैसे ही हीट दे दिया ये प्रोडक्ट फटाक से बना दिया सी। तो यहां क्या हुआ है, हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है और यहां क्या हुआ है, हीट का लिबरेशन हुआ है। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक, ये हो गया एंडोथर्मिक। क्लियर है कि नहीं है? अब हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट आपका पूरा ओवर हो चुका है, अब बनेगा आपका केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए समझते हैं। तो हम केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट अब देखने जा रहे हैं। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे? आपके सामने एक एग्जांपल रख रहे हैं। आपका नाम है एक्स, आपने वाई के साथ झगड़ा किया और जो रिजल्ट हुआ वाई का सर आपने फोड़ दिया। तो एक्स आप है, आपने क्या किया, वाई के साथ मारपीट किया और रिजल्ट क्या हुआ ना, उसका सर फोड़ दिया। अब ये जो लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, आप हैं एक्स, आपने वाई के साथ झगड़ा किया और बीच में क्या हुआ, सर फोड़ दिया। तो सर फोड़ देने से हम यहां पे लिख सकते हैं कि ब्लीडिंग हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? रिजल्ट जो होता है उधर लिखते हैं। ये जो हमने लिखा है, जो बोला था उसको एक लिखने का तरीका है, और ये जो लिख दिया, जो बोला था जिसको लिख दिया है सिंबल के फॉर्म में, ये क्या बन गया आपका, केमिकल इक्वेशन बन गया। फॉर एग्जांपल अगर सही में एक एग्जांपल दिया जाए तो हम आपके सामने एक एग्जांपल एनसीईआरटी का ही देना चाहेंगे। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कहता है, एग्जांपल से शुरू करते हैं, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगा, डोंट वरी। मैग्नीशियम रिबन, एमजी रिबन burns in presence of ऑक्सीजन। ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब ये जो चीज लिखा हुआ है ना, इसको बोला जाता है वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। नहीं, इसको भी इक्वेशन नहीं कहेंगे, ये तो एक सेंटेंस है। इक्वेशन कब होता है? जब इस तरह से इस चीज को लिखा जाए ना, मैग्नीशियम रिबन, सॉरी मैग्नीशियम रिबन ये है, आप प्लस लिख दिए, और क्या लिखना चाहिए हमें, मैग्नीशियम रिबन किसके साथ बर्न होगा, जब ऑक्सीजन होगा तब। यहां पे लिख दिए ऑक्सीजन, सिंबल नहीं लिखे, यहां पे जैसे मैग्नीशियम लिख दिया, पूरा मैग्नीशियम यहां लिखते हैं। अगर मैग्नीशियम रिबन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, अरे इसका बर्न हुआ, मतलब कोई भी चीज को अगर बर्न करना तो बिना ऑक्सीजन का तो हो नहीं सकता, आपको भी पता है। अब बर्न करके क्या बन गया ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये जो आपने लिखा है ना, ये क्या है, एक इक्वेशन है जिसे हम क्या कहते हैं ना, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि हमने चीजों को वर्ड्स में लिखा है। अब इसको अगर सिंबल में लिख दिए, लिख दे, जैसे मैग्नीशियम रिबन को सिंपल मैग्नीशियम लिख रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन को हम सिंपल O2 लिख रहे हैं, गिब्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो MgO बन रहा है सर, सिंबल में लिखा हमने। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो इक्वेशन आपने लिखा, इसको सिंपल हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो बातें आप बोल रहे हैं उसको सिंबल के फॉर्म में लिख देने को ही क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वर्ड इक्वेशन शोज, वर्ड इक्वेशन shows, a word equation shows change of reactants, change of reactants, change of reactants to product
थ्रू एन एरो, एक एरो लगा रहे हैं हम बीच में, थ्रू एन एरो मार्क, थ्रू एन एरो मार्क बिटवीन देम, किसके किसके बीच में सर? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में। तो जब हम वर्ड इक्वेशन, देखिए ध्यान से, ये वर्ड इक्वेशन था और वर्ड इक्वेशन को हम क्या कर दिए, बीच में एक एरो लगा के सिंबल लगा करके लिख दिए। इधर रिएक्टेंट का सिंबल है, इधर प्रोडक्ट्स का सिंबल है और बीच में एक एरो लगा दिए। इसी को हम क्या बोल देंगे? केमिकल इक्वेशन। मतलब ये सिंपल तरीका है किसी वर्ड इक्वेशन को लिखने का। वर्ड इक्वेशन को आप किस में बदले हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में बदले हैं। इसको क्या बोल देंगे हम? केमिकल इक्वेशन बोल देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास 10th बोर्ड्स के लिए क्या आता है ना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे जो रिएक्शन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज रिएक्टेंट साइड में, मैग्नीशियम का एक एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम का एक एटम है। लेकिन रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, एक ही एटम है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एटम्स के नंबर है वो राइट हैंड साइड के साथ मैच नहीं करता है, जो कि यह बताता है कि आप कोई केमिकल रिएक्शन में क्या कर दिए हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मेंटेन नहीं किए हैं। याद रखिएगा, चैप्टर का शुरुआत में ही यह बात पढ़ाया जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इस बात को ध्यान रखा जाता है, कोट अनकोट कर रहे हैं, कि व्हेन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, मास कंजर्वेशन लॉ इज फॉलोड। मास कंजर्वेशन लॉ होना चाहिए, मतलब इधर जितना मास होगा सब्सटेंस का, एलिमेंट का, उधर भी उतना ही होगा, उधर मतलब प्रोडक्ट साइड में। क्लियर है? सो आप बैलेंसिंग कैसे करेंगे, इसके कुछ टिप्स मैं जरा डिस्कस करता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला बात जो कह रहा है, मैंने लिख लिया पहले ही, टाइम वेस्ट होगा लिखने पर। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक मैं केमिकल रिएक्शन यहां लिख के रख रहा हूं, उसको फिर बैलेंस भी करूंगा, ध्यान दीजिए। CH4 को क्या कहते हैं पता है? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। यहां हमने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है, मीथेन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, और साथ में क्या बन रहा है? बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और बन रहा है आपका H2। क्या वहां तक दिख रहा है? जरा देखो तो जरा, ठीक, ओके। देखिए ध्यान से, ये केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन है, सिंबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, तो पहला बात क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद दोनों तरफ ही सारे एलिमेंट्स के नंबर बराबर होना चाहिए। तो जरा चेक कीजिएगा, यहां कार्बन कितना है? 1 है सर। कार्बन कितना है? 1 है सर। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। यही है। उधर चेक कर लीजिए, इधर कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? यहां 2 और यहां 1, 3 है। और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2 है, यहां दिख रहा है। तो ये बात तो इनवैलिड हो गया। इसका मतलब ये जो आपका केमिकल इक्वेशन दिख रहा है वो बैलेंस्ड नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, और क्या बात ध्यान देना चाहिए? बोल रहा है स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। वहां से बैलेंस करना चालू कीजिए जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। जैसे कि यहां पे ध्यान दीजिए, CH4, यहां कितने एटम्स है? कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, टोटल 5 एटम है। और यहां कितना एटम है? ओनली 2 एटम। ऑक्सीजन का 2 एटम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहां से शुरुआत करना चाहिए? ऑब्वियसली आपको यहां से शुरुआत करना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, शुरुआत हम वहां से करेंगे। ओके, ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है? वी कैन नॉट अल्टर चेंज। अल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज। वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। ये कभी नहीं कर सकते आप कि बैलेंस करने के चक्कर में आप फॉर्मूला बदल दिए। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है H2O, तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन कितना है बाबू? 4। यहां हाइड्रोजन कितना है? 2। इसको कुछ कर सकते हैं, बदल सकते हैं कुछ? अरे फॉर्मूला नहीं बदलना है, बोलने का मतलब मेरा है ये कि यहां पे H2O की जगह में ये कर दिए H4O, तो ले 4 हो गया कि नहीं हो गया? हाइड्रोजन 4 हो गया। ले
तो क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है। वही बात कह रहा है कि किसी कंपाउंड का, जैसे कि H2O वाज अ कंपाउंड जिसका आपने फॉर्मूला चेंज कर दिया, किसी कंपाउंड का फॉर्मूला आप चेंज नहीं करेंगे या किसी एलिमेंट का भी फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। O2 एक एलिमेंट है, O2 को O3 नहीं लिख सकते हैं। गॉट इट? तो यहां पे आपका H2O जो है वो H2O ही रहेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे ना, उसके कोफिशिएंट माने उसके आगे आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, उसके आगे कुछ लिख सकते हैं, उसके आगे कुछ लिख सकते हैं, इसके आगे कुछ लिख सकते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है मेंशन केमिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अलोंग विद द केमिकल फॉर्मूला। बोल रहा है कि केमिकल का स्टेट जो होता है, स्टेट क्या क्या हो सकते हैं? सॉलिड हो सकते हैं। सॉलिड के लिए आप क्या लिखेंगे? S। लिक्विड के लिए क्या लिखेंगे आप? L। और उसके बाद आ जाता है गैस के लिए आप क्या लिखेंगे? G। एंड एक्वस के लिए क्या लिखेंगे? एक्वस मतलब आप समझते हैं, किसी चीज को पानी में आपने घोला है तो उसको क्या लिखेंगे? AQ। ये लिखना चाहिए, जो कि यहां लिखा हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो मीथेन हम जानते हैं कि मीथेन क्या है? एक गैस है। वहां पे लिखेगा कि व्हेन मीथेन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस, तो आप गैस है तो गैस ब्रैकेट में लिखेंगे। व्हेन दे मिक्स विथ ईच अदर दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो गैस बोला है तो गैस लिख दीजिएगा इस तरह से। एंड H2O लिक्विड, ऐसे लिख देगा, मैंने वाटर लिक्विड होता है। भाई वाटर लिक्विड होता है, लेकिन हर जगह लिक्विड ही लिखेंगे जरूरी नहीं। आपको पता वाटर वेपर भी होता है, माने गैस भी होता है। वेपर को गैस कंसीडर करते हैं। फिलहाल यहां पे हम ऐसे लिख रहे हैं, ये समझाने के लिए बस। क्लियर है? अब आते हैं हम बैलेंसिंग पे। इसका ये तो सर बैलेंस नहीं है, हमको दिख रहा कार्बन एक है सर, बराबर है। ओके सर, प्रॉब्लम है कहां पे? सर ऑक्सीजन के साथ प्रॉब्लम है और हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम है। नहीं, हाइड्रोजन तो 4 है। नहीं नहीं नहीं, यहां हाइड्रोजन कितना है रे बाबू? 2 था, हमने अभी थोड़ा देर पहले चेंज कर दिया था। ये दोनों में प्रॉब्लम है, ये दोनों में प्रॉब्लम है। तो आप क्या करोगे कि ये ठीक हो जाए? क्लियर है कि नहीं? क्या करोगे कि ठीक हो जाए? यहां पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन 3 है, यहां पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन 2 है। एक काम करो, सबसे पहले ऑक्सीजन को 4 बना लो। इसको थोड़ा मिटा के लिखें, हम मिटा रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे CO2 लिखा हुआ था, गैस लिखा हुआ था बाबू, हमने मिटाया थोड़ा सा। अब ठीक है, सेम सब कुछ। हम अगर यहाँ पे 2 लिख दे, 2 लिख दे, अगर यहाँ पे 2 लिख दे तो अब क्या हो गया? ऑक्सीजन बोलो जरा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 है। तो एक काम करो, इस O2 के आगे 2 लगा दो, तो अब क्या हो गया? ये ऑक्सीजन 4 हो गया, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। अब आपको हाइड्रोजन चेक कर लेना है। हाइड्रोजन 4 है, 4 है सर, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। अब ये भी बैलेंस हो गया। मतलब अब जाकर के जो केमिकल रिएक्शन अभी आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस हो चुका है। गॉट इट? मैं जाते जाते एक पॉइंट बताते हुए चलता हूं, आपका कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, हायर क्लासेस में आप ये बात सीखेंगे। वैसे जब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें तो सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और सेकंड लास्ट मतलब समझ में आता है, लास्ट से पहले का बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और उसके पहले जिसको मन उसको बैलेंस करेंगे। ये बात याद रहेगा कि लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए और उसके पहले ऑक्सीजन को कीजिए और उसके पहले जिसको मन उसको कीजिए। हमने अभी वही काम किया, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। कार्बन को हमने पहले बैलेंस देख लिया कि बैलेंस है, छोड़ दिए हम। फिर हमने किसको किया? ऑक्सीजन को बैलेंस किया और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हमने देखा कि हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। तो माथा मत पीटिएगा हाइड्रोजन पे, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन पे काम करना है। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप आप लोगों को ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 क्लास 10th का है, इसका रिवीजन का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है, आपने अगर पूरा वीडियो देखा है, अगर आपको सही लग रहा है ये तरीका रिवीजन करने का क्लास 10, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर कर दीजिएगा। कमेंट कीजिएगा अगर नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से हर चैप्टर का चाहिए तो मिलते हैं फिर उसी वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।